हेलो, माई सेल्फ शक्ति सिंह ढाका। आज हम 12th क्लास में गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ते हैं। इस इलेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम क्या करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी मेटल प्लेट के ऊपर चार्ज है या नहीं है, हम ये पता करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ये एक ग्लास जार है जिसके अंदर ये स्ट्रेट परपेंडिकुलर जो है मेटल रॉड जा रही है, और लास्ट वाले सिरे पे दो इस तरीके से इनके ऊपर हमने गोल्ड लीफ लपेट रखी है, सोने की पतली पन्नी लपेट दी है, और ऊपर दो मेटल डिस्क थी। इसके नजदीक हम एक चार्ज वाली रॉड लाते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल की चार्ज रॉड लाए और उसे हमने इस पॉइंट पे टच किया ऊपर। तो उससे क्या होगा, जो इसका चार्ज था वो टोटल इस रॉड के अंदर आता चला जाएगा। अब जब वो चार्ज नीचे वाले गोल्ड लीफ के पास जाएगा तो उससे, अगर हमने सपोज ये जो थी पॉजिटिव चार्ज थी, तो उससे क्या होगा, ये दोनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे। अब सेम चार्ज के बीच में रिपल्सिव फोर्स काम करता है, जिसकी वजह से ये दोनों सिरे जो है स्ट्रिप जो गोल्ड की थी, ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगी। इनके दूरी की वजह से ही कि ये कितनी दूर हुई है, हमें यह पता चलता है कि इसके ऊपर कितना चार्ज था। क्लियर है? तो इस तरीके से हम मेटल डिस्क को इस प्लेट पे टच करेंगे तो सारा चार्ज नीचे जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज इन गोल्ड लीफ के अंदर आ जाएगा, और वो चार्ज सेम होने की वजह से ये एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेंगे। जबकि पहले जब हमने इसे टच नहीं किया था तो ये एक दूसरे के दोनों पास पास थे। क्लियर है? तो इस तरीके से इनके दूर जाने की वजह से हम ये समझ जाएंगे कि इसके ऊपर चार्ज है। तो हम मैक्सिमम टाइम रिपल्सिव फोर्स से ही हमें यह पता चलता है कि चार्ज है या नहीं। अट्रैक्शन के केस में क्या होगा कि अट्रैक्शन जो है या तो दो डिफरेंट चार्जेस के बीच में भी हो सकता है, या एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है, उसके बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स काम कर सकता है। जैसे अगर हम इस बचपन में आप लोगों ने देखा होगा, स्केल को बालों पे रब करते थे और फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को उसके नजदीक लाते थे तो वो उसे अट्रैक्ट कर लेते थे। तो इस वजह से अब हम ये नहीं जान पाएंगे इस एक्सपेरिमेंट से कि चार्ज बॉडी जो है वो कागज के टुकड़ों के ऊपर चार्ज था या हमारे स्केल के ऊपर चार्ज था। ठीक है ना? तो इस तरीके से चार्ज को डिटेक्ट करने के लिए रिपल्शन ज्यादा बेहतर प्रोसेस है, और उसके लिए हम ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का यूज करते हैं। क्लियर है ये बात आपको? अब क्या होता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब करते हैं तो रब करने से वो चार्ज हो जाएंगी अगर चीजें। तो इस तरीके के ऑब्जेक्ट को, वो क्या थी, कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, सपोज जैसे प्लास्टिक ही है, तो अगर जब उन्हें हम आपस में रब करते हैं और रब करने से वो चार्ज हो जाती है, तो इस तरीके के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक, जो कि कंडक्टिंग मटेरियल नहीं था और वो चार्ज हुआ रब करने की वजह से, तो उस मटेरियल को क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्लियर है? अब यहां पे ये जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल था, ये जो चार्ज हो गया रब करने से, इसलिए इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चार्ज हो गया, इट मींस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे हुई है, रब करने से, ड्यू टू फ्रैक्शन, दैट्स व्हाई दिस इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और इसका दूसरा भी नाम है जिसे हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये हुआ कि ये वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है जो रब करने से क्रिएट हुई है, ये मूव नहीं करती, एक ही जगह रहती है, इसलिए हम इसे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्लियर है? ये फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोथ आर सेम थिंग। तो रब करने से क्या होगा, जब हम दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो रब करने की वजह से मैकेनिकल वर्क होगा। जैसे हम हाथ आपस में रगड़ते हैं तो हाथ आपस में रब करने से क्या होगा, वो गर्म हो जाते हैं। तो सिमिलरली अगर हमने दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब किया तो जो हीट जनरेट हुई मैकेनिकल वर्क की वजह से, उस हीट की हेल्प से क्या होगा, एटम में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन उसे छोड़ के दूसरी बॉडी के बाहर आ जाएंगे और बाहर आके दूसरी बॉडी के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो गए हैं, तो उससे क्या हुआ, जिस बॉडी से निकले थे उसके ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो दूसरी बॉडी जिसके ऊपर वो इलेक्ट्रॉन चले गए थे उसके ऊपर उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाता है। क्लियर है? ये फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे काम करती है, रब करने से जो हीट जनरेट हुई उससे
इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल के दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगी। क्लियर है? अभी क्या हुआ, ये थी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब अगर हम चार्ज दें किसी कंडक्टिंग बॉडी को, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखने चाहिए कि अगर हमने किसी कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट को, कंडक्टिंग मटेरियल जैसे लोहा है, ठीक है ना, उसे अगर हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज जो है उस पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाता है। कंडक्टिंग मटेरियल को दिया हुआ चार्ज उस पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाता है। लेकिन अगर हम एक इंसुलेटिंग बॉडी को चार्ज देते हैं, चार्ज कैसे देंगे इंसुलेटिंग बॉडी को? चार्ज बाय रबिंग। क्लियर है ना? अभी बताया था। तो वो वाला चार्ज उसी पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर स्टेबल रहता है, वो पूरी बॉडी के ऊपर फैल नहीं पाता। ठीक है? तो चूंकि ये चार्ज मूव नहीं करता, इसलिए हम इस तरीके की इलेक्ट्रिसिटी को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। अब आप लोगों को एक और बात पता होनी चाहिए कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है, ये भी दो तरीके के छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। एक एलिमेंट्री पार्टिकल है, आप लोगों ने अब तक ये पढ़ा होगा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उससे आगे नहीं पढ़ा होगा। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं हम? क्वार्क। ठीक है? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्री पार्टिकल, दोज आर नोन एज क्वार्क। अब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के पास 3 क्वार्क होते हैं। ठीक है ना? टोटल क्वार्क कितने होते हैं? 3। ये क्वार्क जो है दो तरीके के होते हैं, एक होता है अप क्वार्क, एक होता है डाउन क्वार्क। जो डाउन क्वार्क है उसके ऊपर, अप क्वार्क के ऊपर भी चार्ज होता है, उसके ऊपर होता है -1/3 E के इक्विवेलेंट चार्ज। E का मतलब है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। क्लियर है? तो डाउन क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज है? -1/3 E। जबकि अप क्वार्क के ऊपर कितना चार्ज है? +2/3 E के इक्विवेलेंट चार्ज होता है। तो अभी आप लोग समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल हैं जिन्हें हम क्वार्क बोलते हैं, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर होते हैं। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है, और एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन के पास 3 क्वार्क हो सकते हैं। और क्वार्क क्या है? दो तरीके के हैं, अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जो आप कोशिश कर सकते हैं। ठीक है ना? यहां पे क्या है? फाइंड पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। कि आपको क्या पता करना है कि किसी प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन के अंदर कितने क्वार्क हैं। कितने क्वार्क तो पता है हमें, 3 क्वार्क हैं, लेकिन कितने तरीके के क्वार्क हैं। मान लिया सपोज प्रोटॉन है, इसके अंदर जो 3 क्वार्क हैं वो तीनों के तीनों डाउन क्वार्क हैं, या वो तीनों के तीनों अप क्वार्क हैं, या 2 डाउन क्वार्क हैं, 1 अप क्वार्क है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन में क्या पता करना है? नंबर ऑफ कंपोजिशन ऑफ क्वार्क ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्लियर है ये सब बातें आपको? अगर आपने ध्यान दिया तो आप समझ जाओगे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है? चार्ज को डिटेक्ट करता है। ये गोल्ड लीफ एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर लेती है। जितनी ज्यादा दूर चली जाएंगी, इसका मतलब बॉडी के ऊपर उतना ही चार्ज था। पता कैसे करेंगे? अगर हमने ये वाली रॉड जो है ये अनचार्ज है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है, अब हम इसे इससे टच करेंगे, अब चार्ज तो था ही नहीं, तो यहां से कुछ भी नीचे नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा। तो ये जो गोल्ड लीफ थी, ये एक दूसरे के शुरू में नजदीक थी, तो ये नजदीक ही बनी रहेंगी। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी जो मेटल रॉड थी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन अगर ये गोल्ड लीफ दूर जाती है टच करने पे, इसका मतलब ये जो मेटल रॉड थी चार्ज रॉड थी। तो इस तरीके से ड्यू टू रिपल्शन हम चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर है? एंड ये चार्ज के बारे में, क्वार्क के बारे में जो मैंने आपको बात बताई, या फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जो कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहलाती है, ऐसा क्यों है? और ये फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट होती है? ड्यू टू रबिंग। रब करने से क्या हुआ? मैकेनिकल वर्क हुआ। मैकेनिकल वर्क क्या हुआ? हीट में कन्वर्ट हुआ। उस हीट एनर्जी ने इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर मूव करा दिया और वो दूसरी बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो गए। तो इस तरीके से फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है।
ओके, क्या आप लोग ये समझ गए हैं? अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई बात क्लियर नहीं है, तो उसे आप मेंशन कर दे कमेंट में, फिर हम उसके ऊपर दोबारा ध्यान देंगे और ये क्वेश्चन करने का कोशिश करें। अगर नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट क्लास पे हम इसे दोबारा कर देंगे। ओके।